दोस्तों आज मैं आपको एक सैरोगेसी से रिलेटेड एग्जाम्पल स्टोरी सुनाना चाहूंगा। जो स्टोरी आज की सेक्शन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी और इतनी इंफॉर्मेटिव स्टोरी रहेगी कि आज से आपका लॉ के बारे में सोचने का थोड़ा नजरिया चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा दावा आज आप लोगों से कर सकता हूँ। जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं, सीरियस व्यूअर हैं, अपना मोटा रजिस्टर लेकर बैठ जाएंगे और इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते रहेंगे। दोस्तों, एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने काफी कोशिशें करी, सभी जगह अपना ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना बच्चे को सैरोगेट करा लेते हैं। सैरोगेट का मतलब होता है दोस्तों कि एक कोई लेडी किसी दूसरे व्यक्ति के स्पर्म को अपने वूम में प्लांट करा लेती है। फिर वहां पर जो रिएक्शन होता है, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, उसके कारण फिटस बनता है और फिर वो उसी लेडी के वूम में उसको डेवलप किया जाता है। अब जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो ये लेडी इस बच्चे को उस व्यक्ति को दे देती है जिसके स्पर्म यहां पर प्लांट किए गए थे। तो यहां पर भी एक ऐसा ही केस है कि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने जब प्लान किया कि हम बच्चा सैरोगेट करा लेते हैं, तो ये एक लेडी के पास जाती है। थोड़ा गरीब सी लेडी थी, उसके पास गए, अपनी शर्त उन्होंने रखी कि भाई हम इस तरीके से एक सैरोगेसी मदर आपको बनाना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? उसने पूछा कि मुझे क्या फायदा होगा। तो इन्होंने बता दिया कि हम इसके बदले आप लोगों को, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी ठीक ठीक और बच्चा हमको मिल जाएगा, तब हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, अच्छा खासा इन्होंने बताया, हम इतना पैसा आप लोगों को दे देंगे। और जब तक डिलीवरी नहीं होगी, जो आपका देखभाल के लिए पैसा लगेगा, आपकी डाइट जो लगेंगी, उसको, बच्चे को पेट में बड़ा करने के लिए जितना भी पैसा खर्च होगा, वो सब हम खर्च करेंगे, आपकी देखभाल भी करेंगे। बस जब बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, तो ये बच्चा हमारा हो जाएगा, फिर उससे आपका कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से दोनों लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब इस पर्सन के स्पर्म इधर प्लांट कर दिए जाते हैं और इस लेडी की कोख में एक बच्चा अब पलने लगता है। धीरे धीरे समय बढ़ता है और डिलीवरी का समय आ जाता है और फाइनली बच्चे की डिलीवरी हो गई और ये बच्चा बेटा हुआ। अब बेटा होने के बाद अब ये जो दंपत्ति है, ये जो कपल है, इधर इन्होंने कहा कि भाई अब हमारा बच्चा हमें आप दे दीजिए और आपका जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो आप ले लीजिए। तो अब इस लेडी ने, जिसने ये बच्चे की डिलीवरी की, इस लेडी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये बच्चा आप लोगों को नहीं दे सकती। अब बोले नहीं भाई, हमारा और आपका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप इस तरीके से बच्चे को देने से मना नहीं कर सकते, ये बात तो हमारी पहले ही तय हो गई थी। पर उस लेडी ने कहा कि नहीं, जो भी तय हुई थी, जो भी हुआ वो ठीक है, आपने जितना भी पैसा मेरे ऊपर खर्च किया है वो भी ठीक है, मेरी जितनी औकात होगी मैं उतना पैसा आपको वापस कर दूंगी, बट मैं ये बच्चा आपको नहीं दूं। फाइनली ये जो कपल था, ये कोर्ट जाता है और कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की मांगता है जो इन दोनों के बीच में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लोगों को पता है कि मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों, कि एक कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टी की, फ्री विल से होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए, और दोनों के बीच में कंसीडरेशन भी होना चाहिए और वो कंसीडरेशन वैलिड होना चाहिए और कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ये एग्रीमेंट ना किया गया, देन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे तो सारे की सारी कंडीशंस इसमें लगभग लगभग फुल थी, सारी कंडीशन। कपल के काउंसिल ने कहा कि इस केस को हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये परफॉर्मेंस मांगनी पड़ेगी कोर्ट से, क्योंकि हमारा चैप्टर बर्डन ऑफ प्रूफ का चल रहा है। तो ये जो पार्टी गई थी, कपल गया था कोर्ट के अंदर,
इनके ऊपर ड्यूटी थी कि ये हर उस फैक्ट को, हर उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करें जिस फैक्ट की एग्जिस्टेंस पर इनका ये राइट डिपेंड करता है, इनका अधिकार डिपेंड करता है इस बच्चे के ऊपर कि ये बच्चा अब इनको मिलना चाहिए। ऐसे हर फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की ड्यूटी किसकी होगी? इस पार्टी की होगी, पिटिशनर की होगी, इस कपल की होगी, क्योंकि यही कोर्ट के पास पहुंचा है और ये डिजायर करते हैं कि हमारे राइट्स को हमें दिलवा दिया जाए, हमारे फेवर में जजमेंट दे दिया जाए। और यही बात कहती है सेक्शन 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 101 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ। अब फाइनली रेस्पोंडेंट की जब बारी आई तो रेस्पोंडेंट से पूछा गया, रेस्पोंडेंट ये फीमेल है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उससे पूछा गया कि भाई आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके साथ और हमें कोई ऐसी बात भी नहीं दिखी जो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना दिया जाए या वॉइड कर दिया जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ना कराई जाए, तो फिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण? तब उस लेडी ने ये कहा कि देखिए जज साहब, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब मैं मां नहीं थी, और जो मां से, मां और बच्चे के बीच में प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, इनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। बच्चे के प्रति जो इमोशंस होते हैं एक मां के, मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। और इन जानकारियों के अभाव में मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो जब बच्चा पैदा होने के बाद मेरे अंदर इमोशनल चेंजेस आए, मैं उन इमोशनल चेंजेस के आधार पर अब अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया, जिसको मैंने 9 महीने तक अपने पेट में पाला है, इसको मैंने अगर अलग कर दिया तो मैं शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस कारण से मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में, इसकी परफॉर्मेंस करने में अपने आप को इनकैपेबल मान। तो जज साहब ने दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो कंसेंट थी, यहां पर कंसेंट फ्री बिल से भी थी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आया कि वो जो डिसीजन लिया पार्टी ने वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब कि आज से लेकर जब से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा और जब तक इसकी फाइनल परफॉर्मेंस होगी, तब तक जितने भी स्टेप इसमें आते हैं, सबके बारे में पार्टीज को जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसी जानकारी होने के बाद अगर किसी पार्टी ने डिसीजन लिया है तो उसे कहा जाता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन था, और वो कंसेंट, इसके बाद जो उन्होंने कंसेंट दी वो वैलिड कंसेंट थी। लेकिन अगर डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं था, कुछ इंफॉर्मेशन इस पार्टी को नहीं दी गई थी या इसके पास अवेलेबल नहीं थी, देन कहा जाएगा कि ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं था इनका, इसलिए यहां जो कंसेंट बनी इनकी वो वैलिड कंसेंट नहीं थी। और अगर कंसेंट वैलिड नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। और ये कहा इस केस में डिसीजन इस प्लेंटिफ के अगेंस्ट दिया, और ये कहा गया कि भाई प्लेंटिफ अपने केस को प्रूव नहीं कर पाया है, बल्कि जो दूसरी पार्टी के ऊपर जब ओनस आया तो उसने प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर बैलेंस अपनी तरफ कर लिया है और कहा कि बच्चा आप ही रखिए, बट इनका जो खर्चा हुआ है उसे आप वापस कर दीजिए। वो लेडी कहती है यस साहब, मैं बच्चा, इस बच्चे में जो भी खर्चा हुआ है मैं कोशिश करूंगी इनका पैसा वापस कर। तो इस कहानी से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था दोस्तों कि कभी कभी डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होते। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था इन्फॉर्म्ड डिसीजन का, ये आप लोगों को हर जगह याद रखना होगा कि जब आप फंस जाएंगे कहीं किसी केस में, तो उसको नीचे से निकालने में ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपकी हेल्प करेगा। इस तरीके से आप डेवलप करेंगे अपने मैटर को कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन वाले केस में लाकर फॉल करें और कहें कि ये डिसीजन जो लिया गया था इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्म्ड, फुली इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो मैं इस कहानी को इस सेक्शन 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ में क्यों कनेक्ट कर रहा हूं?
ये कनेक्शन है सिर्फ जिससे कि आपको बातें समझ आ जाए। सेक्शन 114 के साथ में ऑलवेज आप सेक्शन 16 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िए, दोनों को आप साथ में पढ़ेंगे हमेशा। और जब जब दो प्रोविजन आपको एक जैसे लगे तो दोनों को बराबर में रख के पढ़िए, आपको डिफरेंस बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में समझ आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कभी नहीं लगेगा कि ये प्रोविजन ओवरलैप कर रहे हैं। क्योंकि जब कानून लिखा जाता है इतना सोच समझ कर लिखा जाता है कि पहले क्या कानून था, अब हम क्या लिख रहे हैं, ये दोनों कंट्राडिक्ट तो नहीं हो जाएंगे। और मान लो कि गलती हो गई, कंट्राडिक्शन हो भी गया, तो अब हमारे जैसों की, आपके जैसों की, जजेस की, माननीय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इस तरीके से दोनों प्रोविजंस को पढ़ें, ऐसी इंटरप्रिटेशन करें कि दोनों में कहीं कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इंटरप्रिटेशन को कहा जाता है हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो मैं आज दिखाऊंगा आप लोगों को दोनों किस तरीके से कनेक्टेड हैं, किस तरीके से अलग हैं, कहां ओवरलैप करती हैं या नहीं करती हैं। तो सेक्शन 114 बात करती है बर्डन ऑफ प्रूफ, चैप्टर नंबर 7 है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। तो सेक्शन 14 कहती है वेयर देयर इज ए क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज। सबसे पहली बात देखिए, दो टर्म्स हैं जिनको हम कानून में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक है प्रिजम्पशन, उपधारणा, एक है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। जब भी आप इन दोनों को पढ़ें तो प्रिजम्पशन के लिए तो एक बात माइंड में बैठा कर रख लीजिए कि प्रिजम्पशन को इनिशिएट करना है कोर्ट को, तो उससे पहले कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे। वो फैक्ट एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। इट मींस ये फंडामेंटल फैक्ट होंगे, जब तक ये प्रूव नहीं कर दिए जाएंगे तब तक प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ प्रूफ में भी देखिए, आप सबूत के भार में भी देखिए कि पहले तो एक क्वेश्चन होगा कोर्ट के साथ, और जब क्वेश्चन होगा उसके बाद अगेन कोई फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिया जाएगा एक पार्टी के द्वारा। जब वो फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिया जाएगा, या नॉट ओनली प्रूव कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा दूसरी पार्टी के ऊपर। अब मैंने यहां पर बोल दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा दूसरी पार्टी के ऊपर। फैक्चुअली ये सेंटेंस गलत है। अब जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको तो पता होगा कि ये सेंटेंस गलत क्यों बोल दिया, जबकि आप लोगों को लग रहा होगा कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। गलती है दोस्तों, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। अगर शिफ्ट होता है तो वो होता है ऑनस, और पूरे केस को प्रूव करने की ड्यूटी होती है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो पूरे का पूरा केस डिस्प्रूव करना है, ऐसा बर्डन शिफ्ट नहीं होगा कभी भी। इस पूरे केस में से कोई एक फैक्ट को डिस्प्रूव कर दे दूसरी पार्टी, केवल इतना शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट हो रहा है एक फैक्ट को डिस्प्रूव करना। जो एक फैक्ट को डिस्प्रूव करना बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ तो पूरे के पूरे केस को प्रूव करना होता है, वो कभी भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। शिफ्ट तो हो रहा है कि केवल एक फैक्ट को प्रूव कर दीजिए। तो जो एक फैक्ट को प्रूव और डिस्प्रूव करने की बात होती है, ये ऑनस कहलाता है, और यही शिफ्ट होता है। तो जो मैंने सेंटेंस बोल दिया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, फैक्चुअली गलत है। आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा। जहां पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की बात आएगी, पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना, सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य, वो है ऑनस। वो बर्डन पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन, पूरे केस को प्रूव करने का बर्डन नहीं, किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन इज कॉल्ड ऑनस। और ये शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है ये कानून में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और ये यहां पर भी पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन में ये कहा गया, हाँ मैं कह रहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ में क्वेश्चन होगा, उसके बाद एक फंडामेंटल फैक्ट प्रूव किया जाएगा एक पार्टी के द्वारा, देन बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट होगा उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का, इसलिए ऑनस शिफ्ट हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब सेक्शन 114 में सबसे पहली बात देखिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये है कि कोई दो पार्टीज के बीच में, दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई है।
अब वो ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई या नहीं हुई, ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने। अब गुड फेथ को हिंदी में बोला जाता है सद्भावना पूर्वक। इसका मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप इस सेक्शन को नहीं समझ। मैं समझाऊंगा इस वीडियो में आपको। तो पहले इतना समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि जब दो पार्टीज के बीच में, दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई, कोई समव्यवहार हुआ, तो वो समव्यवहार गुड फेथ में किया था। अब गुड फेथ में किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में भी ये शामिल है कि गुड फेथ में तो हुआ था, बट गुड फेथ में किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर दो पार्टीज है, देखिए दोस्तों यहां पर दो पार्टीज है, मान लेते हैं दो पार्टीज है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये दो पार्टीज में से एक व्यक्ति ऐसा है जो वन ऑफ हुम, उन पार्टीज में से एक पार्टी ऐसी है, एक व्यक्ति ऐसा है जो स्टैंड टू द अदर, जो दूसरे के रेस्पेक्ट, दूसरे के संदर्भ में इन अ पोजीशन टू एक्टिव, इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। वो दूसरे व्यक्ति के रेफरेंस में, दूसरी पार्टी के रेफरेंस में एक पार्टी ऐसी है जिसकी पोजीशन एक्टिव कॉन्फिडेंस वाली है, सक्रिय विश्वास की भूमिका में है। इसी को हम दूसरा वर्ड दे सकते हैं फिड्यूसरी रिलेशनशिप, विश्वासगत संबंध है। बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि जब तक आप एक्टिव कॉन्फिडेंस का मीनिंग भी नहीं जान लेंगे तब तक भी आपको ये सेक्शन समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने कि जो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, उन ट्रांजैक्शन में एक पार्टी तो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में थी और दूसरी पार्टी में इनफॉर्मली बोलूं तो इनएक्टिव पोजीशन की, इनएक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में पार्टी थी, उस पार्टी ने ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में की थी क्या? तो यहां इस सेक्शन में गुड फेथ में की थी ट्रांजैक्शन, किसने और किसने नहीं, दोनों बातें आपको आनी चाहिए। दो पार्टीज में से उस पार्टी का गुड फेथ देखना है जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। जो पार्टी इनएक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है, या इसको और फॉर्मली बोलूं तो जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में नहीं है, उसने गुड फेथ किया था या नहीं किया, यह क्वेश्चन कोर्ट के सामने नहीं। तो गुड फेथ किसका चेक किया जा रहा है? जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। तो अब इस गुड फेथ को प्रूव करने की ड्यूटी किसकी होगी? अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि गुड फेथ एक्चुअल में फॉलो किसको करना था? एक्टिव कॉन्फिडेंस वाली पार्टी को। तो बर्डन प्रूफ भी उसके ऊपर होगा कि उसने ये फॉलो किया है नहीं किया। यही बात कही गई है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन is on the party who is in a position of active confidence। इस ट्रांजैक्शन में इन्होंने गुड फेथ को फॉलो किया था। अगर मैं जनरली बोलूं तो ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन, और साथ में बोलूं तो ऑनेस्टी के साथ जब ये ट्रांजैक्शन की थी, ऐसा प्रूव करना पड़ेगा उस पार्टी को जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में थी। जो इससे पहले वाली सेक्शंस आपने पढ़ी है, और मैं पहली बात बता दूं कि मैंने जब बर्डन ऑफ प्रूफ की बेसिक बातें आपको बताई तो उनमें पहला क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन हमने देख लिया। दूसरा एक फंडामेंटल फैक्ट शो करना था या प्रूव करना था एक पार्टी को, और जब ये फंडामेंटल फैक्ट प्रूव हो जाएगा, शो हो जाएगा, देन अब बर्डन किसी फैक्ट को प्रूव करने का शिफ्ट हो जाएगा। किसी फैक्ट को प्रूव करने का, केस को प्रूव करने का बर्डन नहीं बोल रहा हूं, किसी फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन अब शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टी के ऊपर। तो यहां पर वो फंडामेंटल फैक्ट कौन सा है जो एक पार्टी ने प्रूव कर दिया? बाकी सेक्शंस में तो आपने पढ़ा था कि इट इज सोन, इट इज सोन, ये दिखा दिया जाता है, ये दिखा दिया जाता है कि दोनों पार्टीज इस रिलेशन में एक्ट कर रही थी, पार्टनर थे, लैंडलॉर्ड या टेनेंट थे, या प्रिंसिपल या एजेंट थे, ऐसा शो कर दिया। अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया दूसरी पार्टी के ऊपर।
लेकिन यहां पर क्या शो किया जा रहा है? यहां तो कुछ भी शो नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक बात है बर्डन ऑफ प्रूफ की कि आपको वो फंडामेंटल फैक्ट पहचानना पड़ेगा जो या तो शो कर दिया गया है या दिखा दिया गया है, उसी के बाद ही बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा। तो यहां पर फंडामेंटल फैक्ट है कि ये शो कर दिया गया है, उस ट्रांजैक्शन से ऐसा शो हो रहा है कि इसमें जो दो पार्टी हैं उनमें से एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में थी। ये है वो फैक्ट जो पहली पार्टी को शो करना पड़े, फंडामेंटल फैक्ट। अगर ये शो नहीं हुआ कि एक पार्टी, जिस पार्टी के अगेंस्ट ये सूट आया है, वो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में थी, ऐसा अगर प्रूव नहीं हो पाया तो फिर उसके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि बर्डन तो आ ही केवल इस वजह से रहा है कि वो पार्टी की पोजीशन एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन थी। अगर वो पोजीशन प्रूव नहीं हुई तो फिर गुड फेथ को प्रूव करने का बर्डन इस पार्टी के ऊपर नहीं आएगा। ये थी लैंग्वेज, लेकिन मैं इसमें यूज हुए वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। पहला वर्ड यहां पर यूज हुआ है गुड फेथ। अब गुड फेथ का मीनिंग, अब जब आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां सेक्शन 52 थी, अब जब बीएनएस पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और क्लॉज 11 है बीएनएस की। और यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है वो नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है। नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ और बिलीव्ड इन गुड फेथ इफ इट हैज नॉट बीन डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर हिंदी में बात करें तो कोई भी बात सद्भावना पूर्वक कही हुई, कोई भी बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास किया जाना कि सद्भावना पूर्वक हुई, ऐसा नहीं होगा अगर वो बात सम्यक सावधानी और सम्यक ध्यान, सम्यक सतर्कता और सम्यक ध्यान के साथ नहीं की गई। नेगेटिव डेफिनेशन। कभी आपने सोचा कि ये नेगेटिव डेफिनेशन क्यों लिखी गई? लेकिन हमको पढ़ाया जाता है इसको सीधा करके। और सीधा करके कैसे पढ़ाया जाता है? हमको पढ़ाया जाता है कि वो हर काम जो ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन के साथ किया गया वो गुड फेथ में किया गया था, ऐसा। अगर भैया लेजिस्लेचर यही चाहता कि गुड फेथ की डेफिनेशन यही हो जो हमको सीधी करके पढ़ाई गई, पॉजिटिव करके पढ़ाई गई, तो क्या लेजिस्लेचर को ऐसा सीधा करके लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी? आप जरा सोचो, प्रॉब्लम आ रही थी क्या हमको, क्या लेजिस्लेचर को ऐसा लिखने में? बल्कि उसे आसान हो जाता है ऐसा लिखना, प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेजिस्लेचर की मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? अगर इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन आप देखो जो हमने सीधी करी है, नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो हमने सीधा करके पॉजिटिव लिखा है कि अगर कुछ भी विद ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया गया है तो कहा जाएगा कि ये गुड फेथ में किया गया है। अर्थात किसी भी एक्ट को गुड फेथ में लाने के लिए आपको दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी, एक ड्यू केयर, एक ड्यू अटेंशन। दोनों बातें प्रूव हुई तो गुड फेथ प्रूव। यह है लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति जो किसी के घर में चोरी करने के लिए घुस रहा है, चोरी घुसते समय पूरी तो वो सावधानी होती है उसकी और पूरी सतर्कता, पूरा ध्यान होता है उसका। अगर हम इसी डेफिनेशन को मान लें कि ड्यू केयर एंड अटेंशन वाली बात, तब तो भैया वो चोर भी गुड फेथ में ही तो एक्ट कर रहा है। हालांकि इसके लिए मैंने एक दूसरी इंटरप्रिटेशन पहले ही दे दी है, आज आपको एक नया एंगल दिखा रहा हूं, वो तो रहेगा ही, नया एंगल भी दिखा रहा हूं आज आपको। तो अगर आप सीधा करके इसको पढ़ेंगे, सीधा करके पढ़ेंगे तो फिर ये चोर भी गुड फेथ में ही किसी के घर में घुस रहा है। लेकिन ऐसा तो
एक प्रूडेंट पर्सन के माइंड से आप सोचोगे तो प्रूडेंट पर्सन कभी नहीं कह सकता कि एक चोर का एक्ट गुड फेथ में हो सकता है। लेकिन लैंग्वेज कहीं ना कहीं टकराव पैदा कर रही है। कौन सी लैंग्वेज टकराव पैदा कर रही है? जो हमने सीधी करके पढ़ी है, पॉजिटिव करके पढ़ी है। लेकिन अगर आप गुड फेथ को नेगेटिव सेंस में ही पढ़ेंगे, अर्थात लैंग्वेज जो लिखी गई वो सोच समझ कर लिखी। उन्होंने कहा है कि क्या गुड फेथ में नहीं होगा, क्या गुड फेथ में नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि दो बातें रूल आउट कर देना। दो बातें इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला है, सीधी करके जो पढ़ रहे हैं उनके लिए इंक्लूजन है दो बातों का मात्र। लेकिन एक्चुअल में लेजिस्लेचर चाहता है कि दो बातों को रूल आउट कर दो बस। अगर ये दो बातें रूल आउट हो गई तो फिर वो एक्ट गुड फेथ में नहीं होगा। यहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि गुड फेथ में होगा, हम तो ये बनाकर पढ़ रहे हैं उसको, लेजिस्लेचर नहीं कह रहा। लेजिस्लेचर ने केवल इतना डिफाइन किया है कि क्या गुड फेथ में नहीं होगा। उसके लिए ड्यू केयर हटा देना एंड ड्यू अटेंशन हटा, तब कहा जाएगा कि वो एक्ट गुड फेथ में नहीं है। इस डेफिनेशन का बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि गुड फेथ में क्या होगा। नो, गुड फेथ में क्या होगा अगर आपको वो देखना है तो इस डेफिनेशन के साथ साथ आपको एक डेफिनेशन और पढ़नी है। एक डेफिनेशन और किस बात की? वो भी गुड फेथ की ही है। एक गुड फेथ की डेफिनेशन दी गई है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, सेक्शन 3 जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। और वहां पर अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पॉजिटिव डेफिनेशन दी गई है, वहां नेगेटिव नहीं है। और कहा गया है अ थिंग shall be deemed to be done in good faith if it is done honestly। ईमानदारी से जो बात की गई होगी वो बात गुड फेथ में कही गई मानी जाएगी। और आगे लिखा है whether it is done negligently or not। उन्होंने ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं लिखा, उन्होंने कहा चाहे नेग्लिजेंटली करी गई हो या नहीं करी गई हो, बट ईमानदारी के साथ उसने किया हो। अब इस सेक्शन का भी आप अगर अकेले को पढ़ेंगे तो ये देखिए कि एक आदमी ईमानदारी के साथ काम कर, लेकिन ड्यू केयर नहीं है, ड्यू अटेंशन नहीं है, तो आप कह सकते हैं क्या ये आईपीसी का गुड फेथ होगा, बीएनएस का गुड फेथ होगा? नहीं होगा, क्योंकि बीएनएस के गुड फेथ में क्लियर लिखा है कि दो बातों को आप रूल आउट कर दीजिए, ड्यू केयर को रूल आउट कर दीजिए नहीं है, ड्यू अटेंशन को रूल आउट कर दीजिए नहीं है, तो अब वो गुड फेथ नहीं होगा। और यहां पर लिखा है सीधे इस सेक्शन में कि केवल ऑनेस्टली होना चाहिए, नेग्लिजेंट है या नहीं है कोई मैटर नहीं। अर्थात एक नेग्लिजेंट व्यक्ति अगर ऑनेस्टली वर्क कर रहा है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग वो गुड फेथ में काम किया है उसने। तो यहां पर ये जो गुड फेथ वर्ड लिखा गया, यहां पर जो अब आप डेफिनेशन लेंगे, मीनिंग निकालेंगे गुड फेथ का, तो वो बीएनएस वाला लेंगे या जनरल क्लॉजेस एक्ट वाला लेंगे। अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट वाला ले लिया तो केवल और केवल ईमानदारी दिखानी है इस ट्रांजैक्शन के बीच में। ध्यान देना, ईमानदारी दिखानी है ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे ड्यू केयर वो था या नहीं था, केवल ईमानदारी दिखानी है अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट वाला मीनिंग लिया। और अगर आईपीसी वाला या बीएनएस वाला मीनिंग लिया तो केवल और केवल, मैं सीधा करके जो बता रहा हूं, लोग पढ़ते हैं सीधा करके, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर केवल और केवल ड्यू केयर होनी चाहिए एंड ड्यू अटेंशन होनी चाहिए, तब ये सेक्शन गुड फेथ पूरी हो जाती है। केवल इतना शो करना है कि वो गुड फेथ में था, तो ड्यू केयर प्रूव करनी है, ड्यू अटेंशन प्रूव करनी है। ये बता देगा कि सामने वाले व्यक्ति के साथ में जो मैंने ट्रांजैक्शन करी पूरी पूरी जानकारी इसकी दे। लेकिन पोजीशन उसकी ऐसी थी कि जानकारी हो सकता है कि सामने वाला समझ ही ना पाए, तुमने तो दे दी, सामने वाला समझ ही नहीं पाया, लेकिन आपने ड्यू केयर कर दिया, ड्यू अटेंशन कर दिया। तो अगर आप सीधा करके पढ़ते हैं तो बीएनएस का तो गुड फेथ पूरा हो गया।
लेकिन ईमानदारी कहां थी? तुमको पता है कि सामने वाला आदमी बीमार है, मेंटली उतना फिट नहीं है। इवन मैंने सारी बातें उसको बताई, लेकिन वो समझने की पोजीशन में नहीं था। तो मेरी ईमानदारी ये थी कि मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उसके किसी और पर्सन को साथ में बैठाता। तब जाकर कह सकते थे कि ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई है। तो नेगेटिव लिखने के पीछे का कारण ये है दोस्तों, कि यहां पर केवल और केवल वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि क्या गुड फेथ में नहीं होगा, उसके लिए दो बातों को रूल आउट कर देना। जब गुड फेथ देखना हो तो फिर भैया बाकी चीजें भी देख लेना, क्योंकि वो मैंने ओपन छोड़ दी। वो आप दूसरे प्रोविजन, दूसरे एक्ट, उनके आधार पर मिलाकर देखें। तो जब इसको आप पॉजिटिव करेंगे तो गुड फेथ, पॉजिटिव अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ड्यू केयर प्लस ड्यू अटेंशन प्लस ऑनेस्टली, तीनों होनी चाहिए। तब जाकर ही कहेंगे कि आप गुड फेथ में एक्ट हुआ है। वो नहीं तो अगर ऑनेस्टली को हटा दिया तो फिर तो चोर का एक्ट भी गुड फेथ में आ जाएगा। चोर ऑनेस्टली नहीं है, वो बेईमानी पूर्वक काम कर रहा है भैया, वो डिसऑनेस्टली काम। इसलिए उसका जो एक्ट है वो उसका जो एक्ट है वो ऑनेस्टली नहीं है, और ऑनेस्टली वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ गुड फेथ इन माय ओपिनियन। जब मैंने इसको और पढ़ने की कोशिश की कि सपोर्ट देखूं कहीं से मिलता है क्या, तो एक हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। उस जजमेंट में ऐसा कहा है माननीय हाई कोर्ट ने कि बिना ऑनेस्टी के ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन थी भी अगर किसी की, तो उसको गुड फेथ तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन यही थी उसको नेगेटिव लिखने के पीछे, नहीं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी है। अब इस तरीके से अगर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखी गुड फेथ की डेफिनेशन, बीएनएस में लिखी गुड फेथ की डेफिनेशन, कोई कंट्राडिक्शन नहीं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जब नेगेटिव वाली को पॉजिटिव करोगे तो इस नेगेटिव में जो दो इंग्रेडिएंट लगे उनके साथ इस पॉजिटिव का तीसरा इंग्रेडिएंट मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर वो पॉजिटिव डेफिनेशन पूरी होगी। इसलिए कोई कंट्राडिक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये गुड फेथ आपको समझ आ गया होगा। इस गुड फेथ के पीछे बर्डन ऑफ प्रूफ किस बात का है, क्या प्रूव करना है इस एक्टिव कॉन्फिडेंस वाली पार्टी को? गुड फेथ। इट मींस ड्यू केयर प्रूव करना पड़ेगा, ड्यू अटेंशन प्रूव करना पड़ेगा, और ऑनेस्टली भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये वर्क उसने, ये ट्रांजैक्शन की ऑनेस्टली की। केवल ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन प्रूव कर देने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे और दूसरी पार्टी ने ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन प्रूव कर दिया तो आप तो कहेंगे मैं तो हार गया। लेकिन मेरी वाली बात को अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो कोर्ट कहेगी यस, ऑनेस्टली इज द इंग्रेडिएंट ऑफ गुड फेथ। एटलीस्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए जरूर है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए जरूर है। बट माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आईपीसी के लिए भी कहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गुड फेथ आपको समझ आ गया होगा। यहां पर एक ट्रांजैक्शन वर्ड यूज हुआ है। यहां ट्रांजैक्शन में केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेक्शन 16 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर कहा गया है, डिफाइन किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। किसी को अनुचित तरीके से प्रभावित कर दिया है और वो कर पाया है अपनी पोजीशन के कारण। पोजीशन कुछ भी हो सकती है, पोजीशन वो रिलेशन भी हो सकता है दोनों के बीच का। एक पिताजी है, एक बेटा है। बेटे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, उसने पिताजी को बेच दी। सोचा कि पिताजी ने तो ठीक ही रेट लगाया होगा, पिताजी क्यों मेरे साथ गड़बड़ करेंगे। अब जबकि रेट उन्होंने गलत लगाया, कंसीडरेशन उन्होंने कम देखा और बेटे से जमीन खरीद ली। बाद में बेटे को पता चला पिताजी ने तो मुझे लूट लिया। अब बेटा जाता है पिताजी के अगेंस्ट सूट डालने के लिए, कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इन्होंने वो सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस था।
अनड्यू इन्फ्लुएंस था, उसके कारण मैं पूरा का पूरा कंसीडरेशन नहीं मांग सका है, इसलिए आप इसको वॉइड कर दीजिए। तो सेक्शन 16 में यही कहा गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जहां पर दो पार्टी अनइक्वल पोजीशन में हो, एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो, पहली पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है, तो कहा जाएगा कि पहली पार्टी अनइक्वल पोजीशन, पहली और दूसरी पार्टी अनइक्वल पोजीशन में है और पहली पार्टी डोमिनेंट है और दूसरी पार्टी को डोमिनेट किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो पार्टी जिसको डोमिनेट किया गया अगर उसने सूट डाला, तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 16 कहता है कि उस पार्टी के ऊपर होगा जो सुपीरियर पोजीशन में पार्टी है, वो प्रूव करे कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया है। देखिए वहां अनड्यू इन्फ्लुएंस की पोजीशन में तो है, ये तो प्रूव कर दिया, लेकिन अब वहां डिस्प्रूव क्या करना है, ऑनर्स क्या आ रहा है कि मैं ठीक है अनड्यू इन्फ्लुएंस की पोजीशन में था, बट सेक्शन 16 कहती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ भी होना चाहिए, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया, ये प्रूव करना है सेक्शन 16 में। और वहीं पर नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 114 हो गई है, इसको अफेक्ट नहीं करेगी ये सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल है, जबकि यहां सेक्शन 14 में कॉन्ट्रैक्ट नहीं ट्रांजैक्शन वर्ड यूज हुआ। इट मींस ये ट्रांजैक्शन इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें और बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ सकती है, केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। और दूसरा, यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ तभी शुरू हो जाता है, यहां पर फंडामेंटल फैक्ट जो प्रूव करना है पहली पार्टी को, वो केवल एक फंडामेंटल फैक्ट है कि दूसरी पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में थी। लेकिन सेक्शन 16 में जब आप देखेंगे तो पहली बात ये प्रूव करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की पोजीशन में थी पहली पार्टी, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि उसने अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज भी किया है, देन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पर केवल और केवल एक्टिव कॉन्फिडेंस प्रूव कर देने से ही बर्डन शिफ्ट हो जाए। एक्टिव कॉन्फिडेंस को यूज किया उसने या नहीं किया, कोई फर्क नहीं। तो सेक्शन 114 वाइडर है, सेक्शन 16 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ी नैरो है। अब तीसरा वर्ड जो यहां पर यूज हुआ है दोस्तों, इन अ पोजीशन ऑफ अ एक्टिव कॉन्फिडेंस, देन एक्टिव कॉन्फिडेंस इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच का ऐसा संबंध है जिस संबंध में एक पार्टी, ध्यान देना, एक पार्टी इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर। एक पार्टी के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कहीं ना कहीं कि वो दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट को, हितों को प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित करेगा। तो जो पार्टी के ऊपर ड्यूटी है कि ये पार्टी दूसरी पार्टी के हितों को प्रोटेक्ट करेगी, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, तो ये पहली पार्टी कहा जाएगा कि एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। तो आप लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन एक्टिव कॉन्फिडेंस की, कमेंट में लिखकर बताइए। एक्टिव कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन रिपीट करके देख लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कमेंट में आप लोग लिखकर बताइए। तो यहां पर ऐसी पार्टीज हैं ये जिनमें से एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है और दूसरी पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में नहीं है। एक्टिव पोजीशन मतलब एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि उसको इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, दूसरी पार्टी को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करना है। ये कौन से रिलेशन हो सकते हैं? ये रिलेशन हो सकते हैं कि देखिए एक क्लाइंट और एक अटॉर्नी के बीच का, एक वकील साहब के और उनके क्लाइंट के बीच का रिलेशन हो सकता है, एक डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच का रिलेशन हो सकता है, एक कोई स्पिरिचुअल गुरु है और उसके डिसिपल, उसके चेलों का रिलेशन हो सकता है,
एक बच्चे का और पिता का रिलेशन हो सकता है, एक वार्ड का और गार्जियन का रिलेशन हो सकता है, एक ट्रस्टी का और बेनिफिशियरी का रिलेशन हो सकता है। रिलेशन में देखते समय और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है क्या इन दोनों में से एक पार्टी की ड्यूटी है दूसरे पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना? अगर है और उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो देन जिसकी ड्यूटी थी प्रोटेक्ट करना, उसको आप मानेंगे कि वो है पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस। देन इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई, तो वो पार्टी कोर्ट के पास पहुंच गई जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में नहीं थी, यानी इंफीरियर पोजीशन में थी, उसको इस ट्रांजैक्शन से लॉस हो रहा है कुछ, देन ये कोर्ट के पास पहुंची है और वो कहती है कि नहीं, मैंने तो ये ट्रांजैक्शन इसलिए कर दी क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंस में था इनके, मैं तो सोच रहा था कि ये सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए मेरे साथ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे मुझे लॉस हुआ। तो और उसने एक्टिव पोजीशन जैसे ही प्रूव की, तो अब जब तक ये एक्टिव पोजीशन वाला ये प्रूव नहीं कर देगा कि ये ट्रांजैक्शन जो किया उसने गुड फेथ में की है, तब तक ये पार्टी हारी हुई है। कौन सी पार्टी? एक्टिव पोजीशन में। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता में किस तरीके से इस सेक्शन को यूज करें? तो सिंपल सा तरीका है कि जहां जहां गुड फेथ वर्ड यूज हुआ है बीएनएस में, आप उस सेक्शन को उठाकर देख लीजिए। गुड फेथ को प्रूव करने की ड्यूटी कभी भी प्रोसिक्यूशन पर नहीं होगी, अनलेस कि प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट केस ना हो। गुड फेथ प्रूव करना ऑलवेज एक्यूज के ऊपर होता है, क्योंकि जैसे ही वो गुड फेथ में लाने की कोशिश करेगा अपने एक्ट को, देन उसका एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। जनरल एक्सेप्शंस में आप पढ़ लीजिए, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में गुड फेथ वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि गुड फेथ में किया गया एक्ट कभी भी क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आता है। सिविल में आ सकता है, कोई भी रीजन होंगे। तो यहां बीएनएस में जहां जहां गुड फेथ एक इंग्रेडिएंट हो, तो उस हर सेक्शन में ये सेक्शन 114 एप्लीकेबल हो सकती है। बस जब जब वहां जो दो लोग हैं, दोनों पार्टी हैं जिनके बीच वो ट्रांजैक्शन हुई, उनमें से एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में होनी चाहिए और वो एक पार्टी दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, पहला इलस्ट्रेशन देख लीजिए। द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट is in question in a suit brought by the client। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए बर्डन ऑफ प्रूफ का, तो तीन बातें आपने देखी है। नंबर एक बात, क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने। नंबर दो बात, वो फंडामेंटल फैक्ट क्या है जिसको एक पार्टी ने प्रूव कर दिया। एंड नंबर थ्री, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस फैक्ट को प्रूव करने का शिफ्ट, इट मींस ऑनर्स किस बात का शिफ्ट हो रहा है। तो फंडामेंट पहली बात, क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने कि एक प्रॉपर्टी किसी क्लाइंट ने, क्लाइंट ने एडवोकेट को सेल कर दी है। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेल गुड फेथ में हुई है, क्या एडवोकेट साहब ने गुड फेथ यूज किया था, ये जो सेल कराई है गुड फेथ में कराई है, ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने है। और सूट कौन लेकर आएगा यहां पर? हमेशा इंफीरियर पोजीशन वाली पार्टी लाएगी, वो पार्टी नहीं जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है। तो यहां सूट कौन लाएगा? ये क्लाइंट लाएगा, क्योंकि एडवोकेट साहब इंफीरियर पोजीशन में, सुपीरियर पोजीशन में। तो यहां पर सूट लेके आया क्लाइंट। अब क्वेश्चन आता है, और क्लाइंट को शो क्या करना था? क्लाइंट को ये शो करना था कि ये इसके एडवोकेट साहब हैं, ये किसी केस में एंगेज किए हुए थे, इसने ये प्रूव करना। अगर ये प्रूव नहीं किया तो ये वकील साहब एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में प्रूव नहीं हुआ। प्रूव नहीं हुआ तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्यों आएगा इनके ऊपर? केवल और केवल जब आएगा जब वो एक्टिव पोजीशन प्रूव हो जाएगी। अब एक्टिव पोजीशन उसने प्रूव कर दी, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ कि ये ट्रांजैक्शन, इन्होंने जो सेल ट्रांजैक्शन किया ये गुड फेथ में की है, इस बात को प्रूव करने की ड्यूटी अब एडवोकेट साहब के ऊपर
होगी, इज ऑन द एडवोकेट। ये कहती है सेक्शन 114। दूसरा इलस्ट्रेशन देख लीजिए। द गुड फेथ, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन just come of age to a father is in question in a suit। ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है एक सूट में, जो कौन लेकर आएगा? ब्रॉट बाय सन, क्योंकि सन यहां पर इंफीरियर पोजीशन में है और पिताजी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ, इस ट्रांजैक्शन का, इस सेल डीड में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें गुड फेथ फॉलो किया था पिताजी ने, ऐसा प्रूव करने की ड्यूटी किस पर होगी? पिताजी पर ही होगी, क्योंकि पिताजी ही एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। तो दोस्तों यहां पर मैं अब उस स्टोरी को आपसे इससे कनेक्ट करना चाहूंगा, सरोगेसी वाली स्टोरी से। तो सरोगेसी वाली स्टोरी में अब आप देखिए कि कौन सी सेक्शन को यूज करना चाहेंगे। वहां सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करना चाहेंगे, एक फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट, एक फैक्ट को प्रूव करने का बोलूं तो मैं ऑनस, यहां पर ऑनस आप 114 बीएसए से करना चाहेंगे या सेक्शन 16 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करना चाहेंगे। यहां पर देखने वाली बात है कि पार्टीज के बीच में रिलेशन कैसा है। पार्टीज के बीच में रिलेशन अगर एक्टिव कॉन्फिडेंस वाला है तो सेक्शन 114 लेंगे। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसमें 3 क्लॉजेस हैं दोस्तों सेक्शन 16 में। पहली क्लॉज में अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा क्या, वो बताया। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस किन किन कारण से हो सकता है, क्लॉज 2 में बताया, और क्लॉज 3 में भी देख लेना, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता है क्या बताया, बट 3 क्लॉज है उसमें। तो ये जो रिलेशन है वो कपल का और इस सरोगेसी मदर का, ये एक्टिव कॉन्फिडेंस वाला नहीं है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला है। अनड्यू इन्फ्लुएंस इसलिए कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस लेडी के साथ में, तो वो फुली इन्फॉर्म्ड नहीं थी, वो ऐसी पोजीशन में थी कि फुली इन्फॉर्म्ड वो नहीं थी। हाँ, इस पोजीशन में ये प्रूव करना कि इन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है, ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि कपल के पास भी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, उनको भी नहीं पता था कि मदर बनने के बाद क्या क्या इमोशनल इफेक्ट्स आते हैं। तो वो उस पोजीशन में थे ही नहीं कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन इसको दे सकते। अगर इस तरीके की शायद आर्गुमेंट वहां पर की जाती तो हो सकता है कि ये डिसीजन कपल के फेवर में आ जाता, पर डिपेंड करता है दोस्तों कि किसने कितना पढ़ा है। जो जितना ज्यादा पढ़ लेगा लॉ में, उतनी अच्छी आर्गुमेंट कर लेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 114 आपको समझ आ गई होगी, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बाकी सेक्शंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहां आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, फुल कोर्स ऑफ बीएसए, आप इसको क्लिक करिए और सीक्वेंस में सारी वीडियोस आपको लगी मिलेंगी, उन्हें आप देख सकते हैं। एक तरफ से बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आप सचमुच में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सीखना चाहते हैं तो इसको जरूर देखिए। कल मिलते हैं दोस्तों सेक्शन 115, बड़े इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तब तक के लिए नमस्कार, जय